नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 2 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आप लोगों ने नए साल को अच्छे से मना लिया होगा। अब आज से फिर से पढ़ना शुरू कर लीजिए अच्छे से। कल का भी वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा है। पढ़ते रेगुलर हैं बच्चे यार, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, ये तो है, मुझे पता है। आंसर राइटिंग ग्रुप में भी 3-3 बजे सुबह में भी लोग आंसर भेजते हैं, इतना पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। पढ़िए, मेहनत करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। आज बहुत सारे न्यूज़ है दरअसल में। जापान भूकंप भी है। जापान में पता है आपको भूकंप आया है 7.6 और रहा कितना देर, 1 मिनट तक। लेकिन जापानी लोग आम दुनिया के लोगों से 100 साल आगे रहते हैं हर चीज़ में। मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट सहित समझाता हूँ। तुर्की में भूकंप आया था, 7 के आसपास ही था और तुर्की में इतने लोग मरे हैं, अभी तक काउंट जारी ही है। 10,000 का तो आंकड़ा कब का पार कर गया था। फरवरी में आया था इस साल, लेकिन आपको पता है फरवरी या मई के आसपास आया था। जापान में कल भूकंप आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अपडेट है कि 115 से ज़्यादा झटके आ चुके हैं। सही सुन रहे हैं आप, जिसमें 7, 6, 5 इस रेशियो के झटके हैं और बहुत तेज़। लेकिन जापानी लोगों के लिए भूकंप जो होता है ना, वो सामान्य घटना जैसी होती है और वो इसको झेल गए। लगभग में 13 या 14 लोगों की अभी डेथ हुई है। अगर सुनामी नहीं आती है, अगर सुनामी नहीं आएगा तो फिर यकीन मानिए डेथ का टोल जो है वो 100 को भी पार नहीं करेगा। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, उनका रहन सहन, उनका घर बनाने का तकनीक और उनका अलार्मिंग जो सिस्टम है और उनका तकनीक, ये इतना डेवलप है कि भूकंप को उन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है ना। और उसको भी देखेंगे कि जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं और जापानी लोग क्यों इस तरह के होते हैं। उसके साथ साथ देखिए, एक्सपोसैट को लॉन्च किया है इसरो ने। एक्सपोसैट भारत का पहला ब्लैक होल और न्यूट्रिन जो स्टार होते हैं उनको स्टडी करने के लिए पहला मिशन है। अभी तक आपने सुना होगा कि इसरो ने अंतर्ग्रहीय मिशन किए हैं या फिर पृथ्वी पर अपने देश के लिए मिशन किए हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजना या फिर सेंसिंग सैटेलाइट भेजना, इस तरह के काम किए हैं। लेकिन अभी तक ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए इसरो ने कोई कदम नहीं उठाया था। पहली बार इसरो ने ब्रह्मांड के स्टडी के लिए कदम उठाया है और एक्सपोसैट को भेजा है। तो एक्सपोसैट के बारे में भी देखेंगे हम लोग। साथ ही साथ जगन्नाथ टेम्पल, जो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ है, कहाँ पर, तो उड़ीसा के पुरी में। उस मंदिर में नागर शैली की मंदिर है। नागर शैली के जो कुछ अच्छे मंदिर बचे हुए हैं, बाकी को तो तोड़ दिया गया मध्यकाल में, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल के पीरियड में तोड़ा गया था मंदिरों को। तो बाकी जो भी कुछ मंदिर बचे हैं वो उड़ीसा में बचे हैं। जैसे भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ जो नागर शैली है उसकी एक उपशैली है। कौन सी उपशैली है, तो ओडिशा शैली है। ओडिशा शैली जिसको कहा जाता है, जैसे गुजरात शैली आपने सुना होगा, सोलंकी शैली सुना होगा, ये सब के सब नागर शैली की उपशैलियाँ हैं। तो जगन्नाथ टेम्पल में ड्रेस कोड को लागू किया गया है कि आप मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप निश्चित कोई कपड़ा डिसाइड किया गया है कि आप स्लीवलेस नहीं पहन सकते, शॉर्ट नहीं पहन सकते, इस तरह की चीज़ों को डिसाइड किया गया है। और जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होता है। तो इसको भी देखेंगे आज हम लोग। साथ ही साथ वर्ली पेंटिंग को भी देखेंगे, क्योंकि वर्ली जनजाति चर्चा में है। वर्ली होता है, डब्लू से होता है वर्ली, है ना। कहाँ पर रहते हैं, तो महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में रहते हैं। इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज आर्टिकल क्या डिस्कस करेंगे, तो भारत और रूस का संबंध डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे विदेश मंत्री महोदय जो हैं वो रूस की यात्रा पर गए थे और इस बार मोदी जी और पुतिन का एनुअल बैठक भी नहीं हो पाया है। एनुअल बैठक का मतलब क्या होता है कि हर साल हमारे रूस के साथ बैठक होती ही होती थी। दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते ही मिलते थे अभी तक, लेकिन इस बार नहीं पर हुई क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। साथ ही साथ जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो अपने समकक्षों से ही मिलते हैं। कभी भी अपने समकक्ष का मतलब क्या हुआ, जैसे वो राष्ट्राध्यक्ष हैं तो भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगे वो, या अमेरिका के प्रधानमंत्री से मिलेंगे। लेकिन उन्होंने पहली बार प्रोटोकॉल तोड़ के किससे मिले, तो भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं उनसे मिले वो रूस में। और उसके बाद से बहुत सारी डील भी हुई है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के आर्टिकल में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेडलाइन क्या है आज का, जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ डिप इन 3 मंथ लो इन दिसंबर। ठीक है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी
कम हो जाता है। जीएसटी का ग्रोथ तो ज़्यादा कम होता ही रहेगा। जिस महीने में ज़्यादा लोग खर्चा करेंगे, आप फेस्टिवल सीजन देखेंगे आप, तो सबसे हाईएस्ट रहता है, उसके बाद फिर कम हो जाता है। तो इस तरह से होता रहता है जीएसटी में, है ना। और अगला क्या था, तो गोल्डी बरार को डिक्लेयर किया यूएपीए के तहत में, गृह मंत्रालय ने उसको आतंकवादी डिक्लेयर किया है गोल्डी बरार को। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ था उसमें भी गोल्डी बरार का नाम आया था। 196 से ज़्यादा केस कोविड-19 के JN1 के रिपोर्ट किए गए हैं। JN1 वेरिएंट जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पकड़ बना रहा है। हालांकि मोर्टेलिटी रेट नगण्य के बराबर में है और फैलने का भी रफ्तार इसका कम है, लेकिन फैल तो रहा है। लोग बीमार तो होते ही हैं, है ना, इसके आने से। तो इस पर तो हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे एक्सपोसैट पर और जापान भूकंप पर, रूस संबंध पर, जगन्नाथ टेम्पल, वर्ली पेंटिंग, इन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं भारत रूस संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं भारत के। और ये कल द हिंदू में आया था, इंडियन एक्सप्रेस में आया था, 1-2 दिन पहले का आर्टिकल है ये, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, भारत के विदेश मंत्री की हालिया मॉस्को यात्रा भारत रूस संबंधों के ढांचों में व्यापक रूप से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोनों देशों ने बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे इशू पर, जगह गलत शब्द होगा, बहुत सारे इशू पर इन्होंने बातचीत की है। और आपको पता है कि रूस और भारत का संबंध जो है ना, ये एक स्थिर संबंध माना जाता है। स्थिर का मतलब ये, इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आता है, ना के बराबर, नगण्य के मात्रा में। जैसे भारत अमेरिका का संबंध देखिए, एक निज्जर के किलिंग को लेकर जो है वो भारत और अमेरिका का संबंध खराब होने लग गया है ना, जबकि वो आतंकवादी है। अपने देश में उसको आतंकवादी घोषित कर रखा हमने, लेकिन उसके किलिंग को लेकर वो कनाडा और अमेरिका हम पर दबाव बनाने लग गया। लेकिन भारत और रूस का संबंध इस तरह का बिल्कुल भी नहीं रहा। समय की कसौटी पर खरी उतरती भागीदारी। शीत युद्ध के समय से कोल्ड वॉर के समय के दौरान एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ ने इस भागीदारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखी, जबकि भारत ने विकासशील देशों के एक अंग और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक नेता के रूप में निकटता से सहयोग किया था। भारत नैम का सदस्य जरूर था, नैम का संस्थापक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब ये क्या है कि ना तो हम अमेरिकी गुट में शामिल होंगे और ना तो हम रूसी गुट में शामिल होंगे। USSR जो 1991 से पहले था, आपको पता है कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म इनका युद्ध था पूरे दुनिया भर में। तो लगभग में सभी देश जो हैं वो 2 खेमे में बट गए थे, लेकिन भारत और कुछ देश थे जिन्होंने नैम का गठन किया कि हम किसी भी गुट के सदस्य नहीं बनेंगे। उसके बावजूद भारत जो है रूस के साथ हमेशा अच्छे संबंध में रहा। 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि कि भारत पाक पृष्ठभूमि के रूप में रूस ने भारत का समर्थन किया, जबकि अमेरिका और चीन तब पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। 1971 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने रूस के साथ इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी किया। इसका मतलब था कि रूस पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण का मतलब रूस पर आक्रमण होगा। इसीलिए आपने सुना होगा कि रूस ने अपना जंगी बेड़ा कहाँ पर भेज दिया था, तो हिंद महासागर में भारत के समर्थन में, जब भारत और पाक का वॉर चल रहा था, बांग्लादेश वॉर जिसको कहा जाता है, उसके समय में रूस ने अपना जंगी बेड़ा कहाँ पर भेजा था, तो हिंद महासागर भेज दिया था। अमेरिका ने भी भेजा था, तो अमेरिका को ही रोकने के लिए रूस ने अपना जंगी बेड़ा भेजा था। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा। डिक्लेरेशन ऑन द इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अक्टूबर 2000 में भारत रूस संबंधों, द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उन्नत स्तर के साथ गुणवत्ता के रूप से नए चरित्र को प्राप्त किया। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात क्या है। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई इमोशनल रिलेशन नहीं होता है, कोई भी इमोशनल रिलेशन को साझा नहीं किया जाता है। किस चीज़ को साझा किया जाता है? साझा हित। आपका हमसे हित है, हमारा आपसे हित है, तभी तक हम अच्छे मित्र हैं। संयोग और समय ऐसा रहा कि भारत का रूस से हमेशा हित रहा, रूस का भी भारत से हमेशा ही हित रहा है। अब जैसे देखिए, रूस यूक्रेन वॉर के बाद ही भारत उसका सबसे बड़ा तेल का खरीदार बन गया, यानी कि उसको पैसे मिलने लग गए। हमने फंडिंग की, इनडायरेक्टली रूप से की, लेकिन की, खुले तौर पर की, और हमें कोई ये भी नहीं लगा, गलत भी नहीं लगा। दुनिया ऐसी ही चलती है। और रूस को क्या चाहिए? तो बड़े मात्रा में हथियार बनाता है। भारत के आर्म फोर्सेज के आज भी 65% से ज़्यादा हथियार जो हैं वो कहाँ से लाए जाते हैं? तो रूस से ही आते हैं। इसलिए भी हमारा संबंध उससे कभी खराब नहीं होता है। विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को विशेष व विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का स्तर तक बढ़ाया गया और
जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनके समय से पहले से ही वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो पुतिन ही है, और मोदी जी तक में पुतिन ही है राष्ट्रपति। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी है, रूस के पास दुनिया के सबसे प्राकृतिक गैस भंडार में से एक है, जबकि भारत ने प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक संक्रमण का दौर शुरू किया। मतलब भारत का ट्रांजिशन का फेज चल रहा है जिसमें हम तेल से शिफ्ट हो रहे हैं, कहाँ पर, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जाओं पर शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए हमें रूस जो है वो मदद कर सकता है इसमें। उसके अलावा भारत सक्रिय रूप से रूसी सुदूर पूर्व से हाइड्रोकार्बन का आयात से संलग्न है। इसके साथ साथ ओएनजीसी विदेश क्या है ये, कि तो भारत सरकार की एक एंटिटी है, ओएनजीसी की फॉरेन की शाखा है, जिसके तहत हमने वियतनाम में तेल निकालने का लगाया है। उसके साथ साथ रूस में भी अपना एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है जहां से ओएनजीसी क्या करती है, तेल निकालने का काम करती है। इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का सबसे एक महत्वपूर्ण भागीदार है। रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है, और आपको बताया था मैंने कि ये 2002 ईस्वी से हमने समझौता किया हुआ इस चीज़ को लेकर, और आने वाले समय में 2026 तक हमने उम्मीद की है कि संपूर्ण रूप से वो कंप्लीट हो जाएगा और फुल फ्लेज में चलने लग जाएगा। कौन सा, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है ये, तमिलनाडु राज्य भारत में है। अब आर्थिक क्षेत्र में रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार करते हुए 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या ये सब आंकड़े क्यों दे रहा हूँ मैं, ये सब आंकड़े इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको क्योंकि आप एग्जाम में इनको यूज करेंगे। वहाँ पर आपको रणनीतिक संबंध लिखना पड़ेगा, और ऊर्जा संबंध लिखना पड़ेगा, आर्थिक संबंध लिखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ती। डायमेंशंस आईआर में बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को दिखाता है डायमेंशन, और अगर डिपेंडेंसी आपने नहीं दिखाया तो आईआर का क्वेश्चन का सत्यानाश कर दिया आपने। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप डिपेंडेंसी दिखाइए कि भारत का रूस पर कितना है, रूस का भारत पर कितना है। ठीक है, दोनों देश 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। लेकिन हमेशा बोला जाता है कि रूस और भारत का जो व्यापारिक संबंध है ना, वो कमज़ोर है। हमारा स्ट्रेटजिक संबंध इतना अच्छा है, हम पॉलिटिकल रिलेशन हमारे इतने अच्छे हैं, सदियों से हैं, लेकिन हमारा आज भी आर्थिक संबंध जो है वो कमज़ोर है। हमें और भी ज़्यादा आर्थिक रिलेशन बनाने पड़ेंगे रूस से, लेकिन कनेक्टिविटी का समस्या है बहुत ही ज़्यादा। इसलिए हमने रूस के साथ कौन सा प्लान किया हुआ है, हमने रूस के साथ सेंट पीटर्सबर्ग से मुंबई तक के लिए हमने पूरा का पूरा रूट प्लान किया हुआ है, जो ईरान होते हुए भारत तक आएगा। ओके, भू रणनीति को संतुलित करना। अब भू राजनीति को संतुलित करना मतलब जियोपॉलिटिक्स, इसको कैसे संतुलित करता है भारत या वो रूस। चीन की आक्रामकता का प्रति संतुलन। पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन की आक्रामकता ने भारत चीन संबंधों को एक गतिरोध ला दिया था, लेकिन यह भी प्रकट हुआ कि रूस चीन के साथ भारत के तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है, और योगदान दिया भी। जब 2020 के मई में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, 20 से 22 सैनिक, और चीन के भी सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन उसने तो छुपा लिया आंकड़ा। और उस समय में आपने देखा होगा कि भारत के रक्षा मंत्री रूस गए, उसके कुछ दिनों बाद भारत के विदेश मंत्री भी रूस गए थे, चीन के भी मंत्री आए थे, और वहाँ पर क्या हुआ, तो वार्तालाप, बैक चैनल के थ्रू वार्तालाप करके मामले को थोड़ा सा ठंडा किया गया था। बहुध्रुवीयता के पक्ष समर्थक। रूस और भारत दोनों ही बहुध्रुवीय का मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अमेरिका गुट ही अमेरिका गुट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रूसी गुट है। हमें क्या चाहिए कि भाई अपना कोई गुट ना बने, सबके गुट हों। इसका मतलब क्या है कि विकास के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर, एक मुद्दे के आधार पर, जलवायु के आधार पर आप गुट का निर्माण करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका क्या बन जाए, विश्व नेता बन जाए, या रूस जो है विश्व नेता बन जाए। इस तरह का चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अवधारणा का समर्थन करते हैं, यह उभरते रूस के लिए उपयुक्त है जो महान शक्ति का दर्जा हासिल करने की आकांक्षा रखता है। रूस एक बार, पुतिन जो है वो उसको फिर से वही यूएसएसआर बनाना चाहते हैं जो पहले था, है ना। जबकि यह उभरते भारत के लिए भी अनुकूल है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता, वैश्विक परिदृश्य, अपने कद की वृद्धि का आकांक्षा रखता है कि हम दुनिया के 5वीं बड़ी इकॉनमी है, दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, सबसे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ निवास करते हैं दुनिया का। लेकिन ये जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमें जगह नहीं दिया गया है। तो ये अन्याय है। किसके साथ अन्याय है? तो लोगों के साथ अन्याय है ना। मॉस्को लंबे समय से सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्यता के दायरे के विस्तार करने और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में भी हमारे लिए पैरवी कौन करता है, यूएन में भी हमारे लिए पैरवी कौन करता है? तो रूस करता है। अब रूस भारत संबंध को अगर आपको समझना हो तो इतिहास में जाइएगा।
आज अमेरिका भी कश्मीर के मुद्दे पर वीटो कर देता है, नहीं तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के द्वारा इतनी बार यूनाइटेड नेशन में चीज़ों को उठाया गया, बार बार, और सिक्योरिटी काउंसिल में उसको चीन मदद करता था। लेकिन रूस ने, जब अमेरिका से संबंध हमारे ख़राब थे, उस समय में भी हमारी मदद की, हमेशा वीटो कर दिया कश्मीर के मुद्दे को। के दीर्घकालिक रक्षा संबंध क्या है? यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य तकनीक सहयोग कार्यक्रम समझौता, एग्रीमेंट ऑन प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन। टेक्निकल मतलब तकनीकी रूप से जब सैन्य सहायता किया जाता है एक दूसरे देश की सेनाओं को। जैसे भारत ने S-400 का कहाँ से खरीदा भी, तो हाल ही में रूस से खरीदा है। रूस वर्तमान में भारत के कुल हथियार आयात में 47% हिस्सेदारी रखता है। एक किस्सा बताऊं थोड़ा सा टाइम लेकर, अगर आपको समय बर्बाद ना हो तो। भारत ने S-400 खरीदने का डील 2018 के आसपास वार्तालाप शुरू किया था, 2017-18 के आसपास। ध्यानपूर्वक जब आप पढ़ते हैं ना चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को मैं पढ़ता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसी के बाद से पूरे यूरोप और अमेरिका, ये देश आपको अच्छे लगते हैं ना, लेकिन इन देशों की बहुत बड़ी खराबी है क्या, कि हमेशा डिवाइड एंड रूल ये खेलते आए हैं और खेलते रहेंगे। पूरे यूरोप और अमेरिका, रूस छोड़ के, रूस में ये चीज़ें नहीं हुई हैं, क्योंकि रूस में भी सिख पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। पूरे यूरोप, जर्मनी इसका गढ़ मान लीजिए, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देशों में जैसे ही हमने S-400 खरीदने का डील किया, तो वैसे तो पहले से भी था, क्योंकि इन्होंने इस मुद्दा को डील कर जिंदा रखा हुआ है। जब से हमने S-400 का डील किया था, उसके बाद से खालिस्तान का जो मुद्दा है वो इन देशों में चरम पर पहुंच गया है ना, और इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। हमारे जो दूतावास होते उन पर अटैक करना तो नॉर्मल बात हो गई है। हमारे जो डिप्लोमेट होते हैं उनके फ़ोटो लगाकर धमकी दे देना, उनको डेथ थ्रेट देना, मारने की धमकी देना, ये तो नॉर्मल बात हो गई है। तो ये एक दबाव के लिए इन यूरोपीय देश और अमेरिकी देशों का एक हमेशा से प्रोपेगेंडा रहा है, इस खालिस्तान नामक आतंकवादी जो आंदोलन है इसको ज़िंदा रखने के लिए। तो ये एक दबाव के तौर पर काम करता है। कभी डिटेल में मैं बताऊंगा तो चीज़ों को जोड़कर और अच्छे से समझा दूंगा मैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से भारत द्वारा आयातित हथियारों में रूस की हिस्सेदारी 65% तक रही है। भारतीय थल सेना में T-72, T-90 जैसे बहुत सारे टैंक है, मिग है, सुखोई है, ब्रह्मोस है, S-400 लिया है हमने। ये सब हमने कहाँ से लिया है, तो रूस से लिया है। देखिए अभी हम 65% रूस से लेते हैं, इजराइल से 7%, फ्रांस से 7%, यूनाइटेड से 7%। क्या है ये हथियार है। ये यूनाइटेड किंगडम से 4%, अदर कंट्री से 9% हम करीब में हथियारों का आयात करते हैं। और हम दोनों देशों के बीच मुद्दे कौन कौन से हैं, तो चीन के साथ रूस के घनिष्ठ संबंध बन रहे हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। पाकिस्तान से भी बढ़ती नज़दीकी बढ़ रही है अभी धीरे धीरे करके। भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच बैलेंस करना हमारे लिए हमेशा से एक दिक्कत का समय रहा। दिक्कत मतलब बहुत मुश्किल होता है भारत के लिए बैलेंस करना। यूक्रेन संकट, रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण की प्रतिक्रिया में उस पर वैश्विक प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि रूस के कृत्यों को व्यापक रूप से एक संप्रभु राष्ट्र के क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का मानक रूप में देखा गया। लेकिन भारत ने रूस का समर्थन किया, जिसके कारण भारत को बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने समर्थन तो किया ही किया। ओके, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये कुछ आपके लिए रूस और भारत के संबंध में मैंने डेटा आंकड़े सहित समझाने की कोशिश की है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भारत और रूस का संबंध। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका ब्लैक होल है। क्या है, तो ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है ये, देखिए ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं ना, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सभी का एक वजन होता है, मास होता है ना। और ग्रेविटेशनल वेव का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ग्रेविटेशनल वेव इसी प्रकार का एक परत होता है, जिसमें भारी चीज़ को आप रखेंगे तो इसमें खिंचाव आ जाएगा और इसके इर्द गिर्द एक सर्कल जैसा बन जाता है, जिस पर चीज़ें घूमने लग जाती है। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक होल को सामान्य भाषा में अगर मैं समझाऊँ, ग्रेविटेशनल वेव सब छोड़ के बहुत डीप हो जाता है। तो दरअसल में जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ की एक एस्केप वेलोसिटी होती है जो कितना है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। अर्थ के अगर ग्रेविटी से आपको बाहर जाना है, कि आपके ऊपर ग्रेविटी अर्थ का काम ना करे, तो आपको कितना स्पीड चाहिए, कम से कम 11 किलोमीटर पर सेकेंड का आपको स्पीड चाहिए। तब आपके ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा और आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जा सकते हैं। पृथ्वी एक चुंबक है, इस चुंबक से अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को बाहर ले जाना है इस चुंबक के दायरे से, इस चुंबक का दायरा मान लीजिए यहाँ तक है, तो आपको उसको 11 किलोमीटर प्रति सेकंड का रफ्तार देना पड़ेगा, तभी जाके वो इसकी ग्रेविटी से बाहर हो सकता है।
ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये 11 किलोमीटर पर सेकंड कहाँ से डिसाइड होता है, तो इसको निकालने का एक फार्मूला होता है जिसको क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी निकालने का फार्मूला कहा जाता है। ओके, इसी प्रकार से मून का भी एक एस्केप वेलोसिटी होगा, लेकिन मून का आकार जो है वो कम है और इसके कारण से उसकी एस्केप वेलोसिटी भी कम है। वहाँ पर 5 या 6 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार में आपको मून के ग्रेविटी से आप बाहर निकल सकते हैं, उससे भी कम है शायद। इसी तरीके से ब्लैक होल क्या होता है, एक मृत तारा होता है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा, जिसका डेंसिटी इतना ज़्यादा हो जाता है, जिसका वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो लाइट है, जो लाइट है जिसका रफ्तार कितना है, जिसका रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास में है, उसकी एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से ब्लैक होल से लाइट भी बाहर नहीं आ पाती उसके ग्रेविटी से। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, ब्लैक होल को कोई भी देख नहीं सकता है। अनुभव किया जा सकता है कि यहाँ पर ब्लैक होल है या नहीं है। ओके, अनुभव कैसे किया जा सकता है, तो उसके आस पड़ोस के प्रकाश का जब किरण जो है उसको देखकर या फिर उसके आस पड़ोस जो घटनाएं होती हैं उसके आधार पर केवल और केवल ब्लैक होल को अनुभव किया जा सकता है। ब्लैक होल को कभी भी देखा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे प्रकाश की किरण भी नहीं निकलती है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाएंगे। ओके, उसके बारे में ज़रा सा देख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद से मैं आपको अगले टॉपिक पर ले चलूँगा। ब्लैक होल स्पेस टाइम के वे क्षेत्र हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी उसके प्रभाव से नहीं बच पाते हैं। प्रकाश बेंड हो जाती है उसके इर्द गिर्द, अभी मैं फोटो दिखाऊँगा आपको, चिंता मत कीजिए। और बेंड होने के साथ साथ ही क्या होता है, उसके ब्लैक होल से प्रकाश भी नहीं निकल सकती है। ब्लैक होल के अंदर क्या है ये किसी को भी आज तक ज्ञात नहीं है। बताया जाता है कि जो फिजिक्स और जो ब्रह्मांड के बाकी नियम कानून रूल हैं, नियम कानून का मतलब कोई संविधान का नियम नहीं, जो फिजिक्स के रूल हैं वो ब्लैक होल में काम नहीं करते हैं। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो आपको कुछ अच्छा दिखा होगा, उसे ब्लैक होल वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है ना। टाइम ट्रेवल वगैरह सब कुछ संभव है ब्लैक होल के थ्रू में। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है ये। स्पेस टेक्नोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है ये जिसमें अभी भी रिसर्च जो है वो 1% से भी कम मात्रा में हुई है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। और एक चीज़ और, एक्सपोसैट के बारे में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उसके बारे में बता दिया है। इसरो ने अभी जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो एक्सपोसैट ब्लैक होल के अध्ययन के लिए ही किया है। ओके, ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पदार्थ अपने आप खत्म हो जाते हैं। कुछ बड़े तारों के विस्फोट के साथ टूटने से ब्लैक होल पैदा होते हैं और एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ अविश्वसनीय रूप से घनी वस्तु का निर्माण, हाईली डेंसिटी। न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल का वजन का आप अंदाज़ा इतना लगा लीजिए कि एक चम्मच अगर ब्लैक होल में से कोई चीज़ लेकर आएंगे आप, एक चम्मच के बराबर में ब्लैक होल का कोई मैटर या न्यूट्रॉन तारों का मैटर ले लीजिए, उसका वजन अरब किलोग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है। क्या बोला मैंने? 1 अरब किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन हो सकता है एक चम्मच के बराबर में ब्लैक होल के किसी अंश का या फिर न्यूट्रॉन तारे के किसी अंश का। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, कोई चम्मच में लेके थोड़ी ना है, डेंसिटी समझा रहा हूँ मैं। इतना हाई डेंसिटी होता है उनका कि अगर उसके छोटे से कण का आप वजन करेंगे तो वो भी कितना होता है, अरब किलोग्राम से भी ज़्यादा पहुँच जाएगा आपका, या फिर अनलिमिटेड हो जाता है, को इनफाइनाइट को पार कर जाते हैं उनका वजन। तो इसलिए हाईली डेंस होते हैं ये, है ना। और देखिए क्या है, ये अपने चारों तरफ स्पेस टाइम को भी परिवर्तित कर देते हैं। अगर आपने वो मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर, जिससे ब्लैक होल के समीप में एक ग्रह रहता है, वहाँ पर जाते हैं वो जीवन की तलाश में, और वहाँ पर आधा घंटा 30 मिनट जो होता है वो पृथ्वी के 7 ईयर्स के बराबर में होता है। यानी कि टाइम जो है वो भी बदल जाता है। जब वो जो उसका मुख्य पात्र है जब वो पृथ्वी पर आता है तो उसका वजन, उसका तो उम्र उतना ही रहता है, लेकिन उसकी जो बेटी रहती है उसकी उम्र हो जाती है 103 साल, है ना। ये कॉन्सेप्ट कहीं से जोड़ पा रहे हैं आप? अपने हिंदू धर्म में पुराने ज़माने में आपको याद होगा पुराने ग्रंथों के बारे में क्या लिखा जाता था कि देवताओं की उम्र जो होती है वो लाखों साल तक जिए, और एक वो दूसरे ग्रह पर जब गए तो उसके बाद से जब पृथ्वी पर लौट के आए तो पृथ्वी पर सदियां बीत चुकी थी। ये कॉन्सेप्ट अपने उपनिषद में बहुत पहले दिया जा चुका था, टाइम और स्पेस को परिवर्तित करने का। यानी समय जो होता है वो भी रिलेटिव होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इसको आप जोड़ सकते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो एक दिन है
हो सकता है कि किसी दूसरे ग्रह पर वो 1 सेकंड के बराबर हो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जितना देर आप ब्लैक होल के समीप वाले ग्रह पर रहेंगे उतना तेज आपका घड़ी जो है वो चलता है। पृथ्वी पर क्या होगा? पृथ्वी पर 1 साल बीतेगा तो उस ग्रह पर कितना बीतेगा? 1 मिनट बीतेगा। अगर आप उस ग्रह पर, ब्लैक होल के समीप वाले ग्रह पर, जहाँ पर समय की जो सीमाएं हैं वो धीमी पड़ जाती है, समय धीमा हो जाता है, वहाँ पर अगर आप 1 वर्ष रहेंगे तो पृथ्वी पर हो सकता है उतने दिनों में 1 लाख वर्ष निकल जाए। सही सुन रहे हैं आप। ये कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो है ना वो अपने उपनिषदों में दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चला गया। ब्लैक होल के प्रकार। स्टेलर ब्लैक होल ये एक विशाल तारे के निष्क्रिय होने से बनता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 100 से 10 लाख गुना ज़्यादा होता है। और सुपरमैसिव ब्लैक होल, इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लाखों से लेकर अरबों गुना तक होता है, जो हमारी अपनी मिल्की वे आकाश गंगा सहित अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में पाया जाता है। महत्व क्या है? ब्रह्मांड उनके विकास को समझने के लिए ब्लैक होल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ब्लैक होल को समझना बहुत ही कठिन काम होता है। वे आकाश गंगाओं के निर्माण, विकास के साथ पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण में भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन करने से हमें अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के मूलभूत गुणों को समझने में भी मदद मिल सकती है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? ब्लैक होल का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा ही दिखता है ब्लैक होल। ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है, कोई स्पष्ट आपको एक आकृति नहीं दिख रही होगी, ना तो पूरी सर्कल दिख रहा होगा आपको, ना तो आपको क्या दिख रहा होगा, एक कोई ऐसी चीज़ है जिसको पीछे से उठा दिया गया है, मोड़ दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो गया है कि ग्रेविटी के कारण ये जो लाइट है ये भी मुड़ गई है यहाँ पर, इसी कारण से आपको ऐसा दिख रहा है ये, है ना। और ब्लैक होल इसी तरह का दिखता है। ये ब्लैक होल है। इसके इर्द गिर्द के चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर कोई ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, नहीं तो ब्लैक होल को कोई भी देख नहीं सकता है। तो ये ब्लैक होल के बारे में थी कुछ जानकारी, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ज़रूर इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। और अगर कभी समय मिले तो इंटरस्टेलर मूवी ज़रूर देखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार देख सकते हैं, लेकिन वो ऐसी मूवी है, मुझे लग रहा है कि आज तक की सबसे अच्छी मूवियों में से एक होगी इंटरस्टेलर, ओके। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए जापान का अर्थक्वेक को ज़रा समझते हैं, क्यों वहाँ पर अर्थक्वेक कितने बार आते हैं। देखिए 155, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने लिया था, लाइव दिया था उन्होंने कि 155 आ चुके हैं 1 जनवरी से आज तक में। कल रात से 31 जनवरी की रात के बाद से, और आज सुबह जब मैंने इसको लिया है करीब में 9 बजे करीब में, तब तक में कितने 155 झटके, 155। जापानी लोग अलग ही पृथ्वी के बने होते हैं भाई, अलग मिट्टी के होते हैं वो लोग। प्रशांत महासागर रिंग ऑफ फायर क्या है? इसी कारण से सारा के सारा जो भूकंप है वो इस एरिया में आता है। दरअसल में है क्या, देखिए प्रशांत महासागर जो है ये बीच में स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा अगर कोई एकाकृत रूप से आप आकार देखेंगे तो प्रशांत महासागर का है। जितने पृथ्वी के स्थल हैं उन सबको अगर आप डाल देंगे तो भी प्रशांत महासागर खाली रह जाएगा, इतना बड़ा इसका आकार है। लेकिन इसके इर्द गिर्द इतने सारे प्लेट हैं कि इसके इर्द गिर्द में इतने भूकंप आते हैं, इतने ज़्यादा टकराहट होती है प्लेटों की, कि इसको रिंग ऑफ फायर का नाम दे दिया गया, अग्नि मेखला। इसके चारों तरफ, यहाँ पर जापान में, यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट है, यहाँ पर भी एक छोटा सा प्लेट है जो गॉन प्लेट है जिनको कहा जाता है, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, यहाँ पर आपको दिख सकता है कौन सा, तो दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यहाँ उत्तर अमेरिकी प्लेट है। ये चारों तरफ के प्लेटों से टकराते रहते हैं, जिसके कारण से इस एरिया में वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ही वलित पर्वत दिखेगा आपको। यहाँ पर भारी भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी तो डे टू डे रूटीन बन गया है। उसके अलावा यहाँ पर हवाई का द्वीप है, उसमें भी ढेर सारे आपको ज्वालामुखी वगैरह दिखते हैं, है ना। इसी कारण से जापान में भी भूकंप आया है, और जापान में भूकंप रेगुलर आते हैं, यानी कि पर डे के बेसिस पर जापान में भूकंप आता है डेली। और वहाँ पर कल के जो न्यूज़ देखा है मैंने कुछ जगहों पे BBC वगैरह पर, तो वहाँ के लोग बता रहे कि हम तो समझ रहे थे जैसे रोज़ आता वैसे ही आया है, लेकिन जब बहुत तेज़ तक रहा, करीब में 60 सेकेंड, 1 मिनट तक, 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है भूकंप के लिए। अगर दिल्ली में आ जाए ना 1 मिनट के लिए भूकंप, तो दिल्ली आधी खाली हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं। इतना ज़्यादा अपने यहाँ का सिस्टम कमज़ोर है, जबकि भूकंप जोन 4 और 5 में आते हैं बहुत सारे इलाके,
है ना। तो जापानी लोगों का इस तरह का रहने का, वहाँ का जो घर होता है ना जापानियों का, वो बहुत ही हल्के पदार्थों से बनाया जाता है, लकड़ी, कार्डबोर्ड, इस तरह की चीज़ों से, लेकिन मजबूत बनाते हैं वो, जिसके कारण से वो क्या होता है, अगर वो घर उनके ऊपर गिर भी जाता है तो भी वो बच जाते हैं, उनको कुछ खास दिक्कत नहीं होता है। उसके साथ साथ वहाँ का अलार्म का जो सिस्टम है उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि विद इन सेकेंड, भूकंप आने कुछ सेकेंड के भीतर पूरे देश में अलार्म एक साथ बजता है जिस भी एरिया में आने वाला है, और सभी लोग सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिए जाते हैं। अब सुनामी अगर नहीं आएगा तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 2011 ईस्वी में जापान में आज तक के पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा सुनामी आया था। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना भी आपने सुना होगा। उस समय जापान लगभग में तबाह हो गया था, उसका बहुत सारा इलाका। उसको 20 साल पीछे ढकेल दिया था उस एक सुनामी ने। अगले 5 सालों में जापान ने उस सुनामी को पछाड़ते हुए अगले 10 साल और आगे पहुंच गया। तो इस तरह के देश है जापान। और 1945 ईस्वी में 2 परमाणु बम विस्फोट झेलने के कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों के बाद, 13 से 14 वर्षों के बाद जापान ने ओलंपिक ऑर्गेनाइज़ किया। वो सबसे अच्छा ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन था आज तक का। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के लोग होते हैं। रिंग ऑफ फायर, जिसे प्रशांत रिम या सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर के साथ एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी भूकंप रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं। यहाँ पर क्यों दर्ज किए जाते हैं उसका कारण मैंने बता दिया। बहुत सारे प्लेटें हैं यहाँ पर अलग अलग, जो एक दूसरे से टकराती हैं, और टकराने के कारण से क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से अधिक रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। पृथ्वी के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, जिसमें पृथ्वी के सबसे हिंसक व नाटकीय भूकंप घटनाएं भी शामिल हैं। भौगोलिक खिंचाव, रिंग ऑफ फायर प्रशांत, जुआन डे फूफा, कैकोस, भारतीय ऑस्ट्रेलियाई, नजाक, उत्तरी अमेरिका, फिलीपींस प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के बीच 40,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े प्लेट जैसे भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकाई प्लेट, ये क्या है, तो ये बड़े प्लेट हैं। 7 जो प्लेट आप सुनते हैं उनमें इनका नाम आता है। लेकिन उसके अलावा छोटे छोटे गौण प्लेट भी बहुत हैं। 2 प्लेट के बीच में एक छोटा सा प्लेट है। प्लेट क्या होता है, तो जो स्थल मंडल हमारा जो है वो दुर्बल मंडल के ऊपर में तैर रहा है ना। तो ये जब आपस में टकराते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे भूकंप और ज्वालामुखी बनती है। ओके, तो इतने सारे प्लेटों के कारण यहाँ पर भारी भूकंप आते हैं इसके रिंग ऑफ फायर में। उसी में जापान का पूरा देशी रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। यह श्रृंखला दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ लगती है। अलास्का में एल्यूसियाई द्वीपों, इनको जरा ध्यान रखिएगा, इस सब टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है, को पार कर न्यूजीलैंड के पूर्व एशिया का पूर्वी तट, अंटार्कटिका के उत्तरी तट के साथ लगती है। बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका रिंग ऑफ फायर में स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। ये सारे के सारे देश जो हैं वो कहाँ हैं, तो रिंग ऑफ फायर से लगने वाले देश हैं। अमेरिका का सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका का पश्चिमी तट है ना, कहाँ पर है वो, तो वो इस इलाके में है, यहाँ पर है वो। और ये भी भूकंप के सबसे खतरनाक जोन में आते हैं। संभावना जताई जा रही है कि अमेरिका का ये जो छोटा सा इलाका है ये भविष्य में टूट जाएगा और ये अलग हो जाएगा अमेरिकी प्रायद्वीप से भूकंप के कारण, है ना। तो आएगा तो देख लेंगे उसको भी। ज्वालामुखी गतिविधि के कारण टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से के किनारे बढ़ते हुए सबडक्शन जोन बनाते हैं। इसमें एक प्लेट के नीचे या दूसरी प्लेट द्वारा क्षेपित, मतलब होता क्या है, महासागरीय प्लेट है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। महाद्वीपीय प्लेट तुलनात्मक रूप से हल्की और मोटी होती है। हल्की और मोटी यानी कि डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। महासागरीय प्लेट तुलनात्मक रूप से प्रशांत महासागर का प्लेट पतली और भारी होती है, जिसके कारण से जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण कहाँ पर चली जाती है, तो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है, निक्षेप बन जाता है इनका। नीचे का जो दुर्बल मंडल है वो क्या है, तो पिघला हुआ मैग्मा है। जब यहाँ पर ये प्लेटें टकराकर नीचे जाती है तो गलने के कारण ये फिर बाहर निकल आती हैं और ज्वालामुखी का निर्माण करती हैं, और भीषण भूकंप भी हमें देखना पड़ता है। जहाँ पर भी महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराते हैं वहाँ पर भूकंप होगा ही होगा। लेकिन जहाँ 2 महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं वहाँ पर वलित पर्वत का निर्माण तो होगा ही, लेकिन भूकंप भी होगा, ज्वालामुखी नहीं होगी, जिसका उदाहरण अपना हिमालय का क्षेत्र है। ओके,
जैसे ही समडंक्शन की क्रिया होती है तो चट्टानें पिघलकर मैग्मा का निर्माण करती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, ज्वालामुखी गतिविधि का निर्माण करती हैं। इसी को मैंने आपको समझाया। टोंगा के मामले में टोंगा द्वीप जो है प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और टोंगा प्लेट के नीचे खिसक गई। टोंगा पर पिछले साल भूकंप आया था, जिसके कारण से वहाँ सब कुछ कनेक्शन टूट गया था, इतना भीषण भूकंप आया था। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। हाल में किए गए शोध, पैसिफिक प्लेट जो रिंग ऑफ फायर में अधिकांश टेक्टोनिक गतिविधियों को संचालित करती है, ठंडी हो रही है। ओके, वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि प्रशांत महासागर प्लेट के सबसे छोटे हिस्से लगभग में 2 मिलियन वर्ष पुराने प्लेट के पुराने हिस्से 100 मिलियन वर्ष पुराने की तुलना में तेज ठंडे हो रहे और तेज सिकुड़ रहा है। इस सिकुड़ने के कारण से भीषण भूकंप हमें इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, खासतौर से रिंग ऑफ फायर को ध्यान में रखिएगा। और जापान के इशिओका शहर है, शायद इशिओका और इगाटा है, वहीं पर भूकंप देखने को हमें मिला है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं आपको इसका पर्टिकुलर लोकेशन भी दिखा दूंगा, भूकंप कहाँ पर आया, किस शहर में। ओके, और अगले टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन एक आज टॉपिक छूटेगा जो मैं आपको कल करवाऊँगा, वो कौन सा है? हिट एंड रन। हिट एंड रन के लिए नया एक्ट बनाया गया है, जिसके कारण से पूरे देश के बस और ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया हुआ है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं लंबी यात्रा के लिए बस के थ्रू, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के निकालिएगा, क्योंकि पूरे देश में लगभग बस वालों ने बंद कर रखा है हर चीज़ को, है ना। अगला न्यूज़ क्या है? तो अगला न्यूज़ वर्ली से संबंधित है। अब वर्ली जनजाति क्या है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए म्यूजियम बनाया जा रहा है। उसके कारण से इन जनजातीय लोगों का ज़मीन जो है वो चला जाएगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने सोशल जस्टिस और स्वराज का इतना बेहतरीन फार्मूला दिया था, उन्होंने जब मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो उसमें छोटे लोगों का, मतलब ये ट्राइब्स का और निम्न जातीय लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन अब उनका म्यूजियम जो बनाया जा रहा है, तो इन्हीं ट्राइब्स बेचारों के ज़मीन छीनकर उस पर म्यूजियम बनाया जा रहा है। ये क्या है न्यूज़? इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर व्हेन द वर्ल्ड वाज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस और वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ कि 2023 ईस्वी में मतलब जून 2023 ईस्वी में लगभग में अनाउंस किया गया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम बनाया जाएगा। कहाँ पर? तो मुंबई में बनाया जाएगा, इस एरिया में। वहाँ पर कुछ विलेज पड़ता है किनका, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलेज पड़ता है किनका, तो इन ट्राइब्स का, वर्ली ट्राइब्स का विलेज पड़ता है। इसके कारण से इन्होंने बोलना शुरू किया कि आपको यहाँ पर म्यूजियम नहीं बनाना चाहिए, हमारे जन और जंगल और ज़मीन दोनों ही चला जाएगा, हम रहेंगे कैसे। तो इसको लेकर इन्होंने प्रदर्शन वगैरह किया है, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। मुंबई का गोरई का इलाका है जहाँ पर ये म्यूजियम बनाया जाएगा। तो देखिए ये इशू था। लेकिन इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि वर्ली जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और वर्ली पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से सवाल पूछे गए हैं पहले भी। और बाकी जब ये म्यूजियम बनने लग जाएगा अच्छे से, या फिर जब इस पर फाइनल हो जाएगा कि हाँ भाई बनेगा कि नहीं यहाँ, उसके बाद हम लोग इसको डिसाइड करके अच्छे से इसमें सभी एस्पेक्ट को कवर कर लेंगे। और शिवाजी की म्यूजियम है तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, लेकिन अभी पहले वर्ली के बारे में आप जान लीजिए क्या है ये। वर्ली चित्रकला के बारे में बताऊँगा, वर्ली ट्राइब्स। देखिए आज के बाद आप जैसे ही इस तरह के चित्रकला को देखेंगे जिसमें ऐसे बनाया गया हो, देखो कैसे बनाया गया है, मैं बना के देखूँ, बहुत ख़राब पेंटिंग है मेरी, है ना। इस तरह से बनता है ये, है ना, कितना ख़राब बन रहा है। खैर देखिए, ये देख ही रहे हैं कि इस तरह के पेंटिंग को क्या कहा, वर्ली पेंटिंग कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है? भारतीय ट्रेनों को सजाने के लिए, साड़ियों पर, कपड़ों पर, हर जगह इसको सजाने के लिए यूज किया था। वर्ली पेंटिंग्स कहाँ पर है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों में प्रचलित है। वर्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो महाराष्ट्र के एक जनजाति वर्ली द्वारा बनाई जाती है। यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। वर्ली चित्रकारी के चित्र भीमबेटका के शैल गुफाओं के चित्र के समान है। अब समझ जाइए कितने पुराने लोग हैं ये। भीमबेटका में भी जो आपको शिकार करते हुए लोग दिखते हैं, वो भी इसी तरह से त्रिभुज के बनाकर उस पर मुंडी लगाकर, है ना, हाथ पैर बनाकर उनके इसी प्रकार से उनको दिखाया जाता था। यानी कि ये चित्रकला के पहले फॉर्मेट का यूज करते हैं आज भी। ओके, देखिए क्या है कि यह कला उनके जीवन का मूल सिद्धांत को प्रस्तुत करती है। वर्ली चित्रकारी के चित्र भीमबेटका के शैल गुफाओं चित्र समान, ये मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। चित्रकारी का काम मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। ये पूछा जाता है वर्ली पेंटिंग में। जैसे मिथिला पेंटिंग के निर्माण मुख्य रूप से महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है। पटना कला मुख्य रूप से पुरुष प्रधान कला था, पुरुषों के द्वारा निर्माण किया जाता था।
देवी देवताओं के रूप में नहीं दर्शाया था, बल्कि सामाजिक जीवन के विषयों का चित्रण किया गया। इसमें देवी देवताओं का चित्रण नहीं है। अगर आप इसी पेंटिंग को देखेंगे, इसमें देखिए लोग नाच रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और खेत में काम कर रहे हैं, घर बना रहा है कोई, तो ये सामान्य लोगों की बात करते हैं, ना कि देवी देवताओं का चित्र बनाते हैं। इन चित्रों मुख्यतः फसल, पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन, धार्मिकता को दर्शाया गया है। यह कला वर्ली जनजाति के सरल जीवन को दर्शाती है। वर्ली कलाओं का प्रमुख विषयों में शादी का बड़ा स्थान है। शादी के चित्रें बहुत सारे बनाई जाती हैं। शादी के चित्रों में देव, पलघाट, पक्षी, पेड़, पुरुष, महिलाओं के साथ नाचते हुए दर्शाया जाता है। वर्ली चित्रकला के बारे में ध्यान में रखिएगा। वर्ली पेंटिंग, वर्ली जनजाति कहाँ पर रहते हैं? वारली महाराष्ट्र में रहने वाली एक देसी जनजाति है। वारली जनजाति पश्चिमी भारत का महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर पहाड़ी और तटीय इलाकों में बसे हैं। भारत में इतने बड़े महानगर के इतने निकट बसे होने के बावजूद वर्ली के आदिवासियों का आधुनिक शहरीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुंबई शहर के बीचों बीच में ये लोग जंगल में रहते हैं। आज तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस शहरीकरण को, और न ही एक्सेप्ट करेंगे ही। आज तक इनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया, उसी तरीके से रहना पसंद करते हैं। उन्हें 70 के प्रारंभ पहली बार वारली कला के बारे में पता चला। हालांकि इनका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिलता कि इस कला का प्रारंभ कब हुआ, लेकिन 10वीं सदी ईसा पूर्व के आरंभिक काल में इनके होने के संकेत मिलते हैं। इनकी बोली वारली है। इस बोली की कोई लिपि नहीं है, अर्थात यह अलिखित भाषा है। इसका संबंध भारत के दक्षिण क्षेत्र के इंडो आर्यन भाषाओं से है, और इनकी जो बोली है उसका कोई लिखित फॉर्मेट है ही नहीं, बस बोलते हैं वो, है ना। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। अन्य विशेषताएँ क्या है? तो इन भित्ति चित्रों में वृत्त, त्रिकोण, वर्ग की भांति एक बहुत ही मौलिक चित्रात्मक शब्दावली का उपयोग किया जाता है। इस चित्रकारी को वो मिट्टी से बने अपने कच्चे घरों की दीवारों पर सजाने के लिए करते हैं, यानी कि भित्ति चित्र है ये, है ना। लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण लोक वार्ताओं, लोक साहित्य के आम लोगों तक पहुंच के यही एकमात्र साधन था कि वर्ली के बारे में जानने का उनका पेंटिंग ही एकमात्र साधन था। उन्होंने कोई लिखना नहीं सीखा आज तक। पेंटिंग सीख गए, लिखना नहीं सीखा। वर्ली आज भी अपनी परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन साथ ही नए विचारों को भी ग्रहण कर रहे हैं जो बाजार की नई चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करते हैं। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जगन्नाथपुरी टेम्पल ड्रेस कोड कम्स इनटू इफेक्ट। आज से लागू हो जाएगा, 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा ड्रेस कोड को। कहाँ पर? तो जगन्नाथ मंदिर में। क्या क्या रोका गया है? तो गर्ल्स और वुमेन्स के लिए स्कर्ट, जीन्स, स्लीवलेस क्लॉथ और इन सब चीज़ों को बैन किया गया है कि आप ये सब पहन कर नहीं जा सकते हैं। और जो मेल होंगे, पुरुष होंगे, उनके लिए शॉर्ट पैंट और टॉर्न जीन्स वगैरह सब अलाउ नहीं होगा। कहाँ पर? तो मंदिर में। लेकिन इस मंदिर के बारे में ज़रा हम लोग समझ लेते हैं क्या है ये। क्या ड्रेस कोड लागू करना सही है? मेरे अपने विचार से पूछिए, मेरा पर्सनल व्यू अगर पूछेंगे तो मुझे लगता है सही है ये। मुझे लगता है अगर आप गोवा जाते हैं तो आप उस हिसाब से कपड़े खरीदते हैं, तो मंदिर जाइए तो उस हिसाब से कपड़े पहनिए। जब आप क्लब जाते हैं तो वहाँ पर अनिवार्यता होती है, तो आपको उस हिसाब से कपड़े पहनकर जाने पड़ते हैं। जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो वहाँ भी ड्रेस कोड लागू होता है। तो कोई मंदिर अगर अपनी मर्यादा को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप मस्जिद जाते हैं तो भी आपको अलग ड्रेस कोड होता है, आप कुछ भी पहन कर नहीं जा सकते हैं। गुरुद्वारा भी जाते हैं तो आपको सर ढकना ही पड़ता है, और वहाँ पर भी ड्रेस कोड होता है, आप कुछ भी पहन कर नहीं जा सकते हैं। तो मंदिर के लिए भी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, ऐसा इसमें कोई हर्ज है नहीं। हाल ही में उड़ीसा के राज्यपाल, और ये कुछ दिन पहले का भी न्यूज़ है, जहाँ पर क्या हुआ था, उड़ीसा के राज्यपाल गणेश लाल पुरी ने विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के अंदर विदेशी नारियों के प्रवेश का समर्थन किया था। जबकि क्या है, तो जगन्नाथ मंदिर में सदियों से परंपरा चली आ रही है कि वहाँ पर केवल और केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में केवल हिंदुओं को मंदिर के अंदर गर्भगृह में देवताओं की पूजा करने की अनुमति है। मंदिर के सिंह द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार पर एक संकेत स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केवल हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति है। बड़े और बोल्ड लेटर में वहाँ पर लिखा हुआ है जगन्नाथ टेम्पल पर कि केवल और केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। दिक्कत तब आई थी जब इंदिरा गांधी जी वहाँ पर गई थी जगन्नाथ मंदिर, और उनका जो विवाह हुआ था वो पारसी से हुआ था। स्मृति ईरानी जी भी पारसी हैं, है ना। और कई सारे लोग कंफ्यूज कर, इंदिरा जी का विवाह मुस्लिम से हुआ था, मुस्लिम से नहीं, पारसी से हुआ था। तो स्मृति ईरानी भी पारसी है, उनका भी विवाह पारसी से ही हुआ है। तो पारसी थी, तो पारसी से शादी हुआ, तो इसके बाद उनको रोक दिया गया था। बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, रोका नहीं गया था, प्रवेश करने के बाद विवाद हुआ था कि भाई उनको प्रवेश नहीं देना चाहिए था। ये सदियों से चली आ रही प्रथा है, हालांकि इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है आज तक। ये सबसे ज़्यादा विवादित मुद्दा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुस्लिम शासकों द्वारा मंदिर पर किए गए कई हमलों ने सेवादारों को गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया होगा। बहुत बार जगन्नाथ टेम्पल पर हमला किया गया, और जगन्नाथ मंदिर की खासियत ये है कि इसमें जो मूर्तियाँ बनती हैं ना, वो लकड़ी की बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं,
और ये जो देवता दिखते हैं आपको कृष्ण और सुभद्रा और उनके भाई हलधर बलराम जिनको कहा जाता है, ये जनजाति लोग इन देवताओं की पूजा करते आ रहे थे, जिसको बाद में मुख्य धारा में लाकर उसका बड़ा मंदिर निर्माण करके चमत्कारिक रूप से उनका पूजा किया। तो बहुत चमत्कारी माना जाता है, कई सारे लोग मानते हैं। भगवान जगन्नाथ को पतित पावन के नाम से जाना था। पतित पावन का आज तक मतलब नहीं पता होगा आपको, आज समझ लीजिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो पतित पावन का मतलब होता है दलितों का उद्धार करता, इनके रूप में इनकी पूजा की जाती है। और आज भी उनका मूर्ति जो बनता है लकड़ी का, वो केवल और केवल कुछ जनजातियों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। इसलिए यह माना जाता है कि धार्मिक कारणों से मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित सभी लोगों को सिंह द्वार पर पतित पावन के रूप में भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है और उनका दर्शन कर सकते हैं। उदाहरण 1984 में मंदिर के सेवकों ने गैर हिंदू से विवाह करने के कारण इंदिरा गांधी के प्रवेश का विरोध किया था, लेकिन प्रवेश तो कर ही गई थी वो। 2005 में एक थाई राजकुमारी को मंदिर को केवल बाहर से देखने की अनुमति दी, क्योंकि विदेशियों को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके अलावा 2006 में एक स्विस नागरिक को उसके द्वारा भारी मात्रा में दिए गए दान के बाद भी उसके ईसाई धर्म के कारण प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। ये सही है या गलत, ये आप जाने, सरकार जाने, आप जनता जनार्दन फैसला कीजिए। बाकी जगन्नाथ मंदिर को भी देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर को जरा पढ़ लीजिए। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोंडगंग के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा इसके नाम को। गंग वंश के शासक चोंडगंग के द्वारा। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। इस मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी और रामेश्वरम का एक हिस्सा है। ये देश में 4 धाम है ना। मंदिर अपनी तरह की अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक विशाल परिसर की दीवार और कई टावर हॉल मंदिरों के साथ एक बड़ा परिसर शामिल है। मैं फोटो दिखाऊंगा, बिना फोटो के कैसे पढ़ लेंगे भाई। मंदिर का मुख्य आकर्षक वार्षिक रथ यात्रा उत्सव है, जिसे मंदिर के 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा, उनकी बहन और दोनों भाई शहर के दर्शन के लिए निकलते हैं। ठीक है, नगर दर्शन के लिए निकलते हैं। मंदिर अपने अनूठे भोजन, यहाँ का भोजन बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रसाद, जिसको राज प्रसाद कहा जाता है, वर्ल्ड फेमस प्रसाद है। वो बहुत टेस्टी होता है, जैसा ब्लॉग वगैरह मैंने देखा है। महाप्रसाद के लिए भी जाने जाते हैं, जिसे मंदिर की रसोई में तैयार किया जाता है, भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। और बस यही था। फोटो देख लीजिए भगवान जगन्नाथ के मंदिर का, और नागर शैली का मंदिर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यही है। और उड़ीसा में कौन कौन से हैं, तो कोणार्क है, तारा तारिणी मंदिर है, लिंगराज मंदिर जो है ये नॉर्थ का नागर शैली का उदाहरण उड़ीसा में आपको दिखता है। तो ये आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं मैंने, ध्यानपूर्वक कवर कीजिए इन सभी चीज़ों को। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा मुझे, मेरे लिए ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।